हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरी का नेक्स्ट क्लास है। ये लेक्चर 11 है आपका। तो अगर आप पिछले 10 लेक्चर को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लेना। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो इकोलॉजिज्म एनवायरमेंटलिज्म के बारे में है। ठीक है, ये आपके यूजीसी नेट और सीजी सेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दैट इसका कोड डेफिनेशन क्या है। तो इकोलॉजिज्म जो है इमर्ज है एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द 1970s। तो ये 1970s में क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, विच आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन सेंटर्ड, इकोलॉजिज्म इज इकोसेंट्रिक, नेचर सेंटर्ड। तो अभी तक जो भी हमारे आइडियोलॉजीज आया वो किसके ऊपर फोकस थे, ह्यूमन के ऊपर फोकस करते थे। एंड अभी जो इकोलॉजिज्म हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, इकोसेंट्रिक है, नेचर सेंट्रिक है। ठीक है, तो इसकी मूल अवधारणा जो है वो 1970 के दशक में एक नई राजनैतिक विचारधारा के रूप में उभरा। पारंपरिक विचारधाराओं जैसे उदारवाद या मार्क्सवाद के विपरीत ये मानव केंद्रित नहीं बल्कि परिस्थितिकी केंद्रित है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। इसके बाद कॉइनिंग ऑफ द टर्म इकोलॉजी 1870 में। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि इस वर्ड को कॉइन किसने किया है। तो हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी एंड इन विच ईयर। तो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। इन 1870 में इन्होंने कॉइन किया है इकोलॉजी वर्ड को। तो अर्नेस्ट हैकेल, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 1870 में। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया। सेम क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हैकेल एंड 1870 में इन्होंने किया है। ठीक है, तो इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं कि थिंक ऑफ अ नेचर एज अ हाउस स्ट्रक्चर। Ernest Haeckel used the Greek word oikos meaning household plus logos, study of, just as we study how living members interact inside a home. Ecology studies how all living beings interact with their natural home. तो प्रकृति को एक घर की तरह समझे हैकेल ने, और हैकेल ने यूनानी शब्द जो ओइकोस है जिसका मतलब होता है घर या आवास, तथा लोगोस जो है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो ये शब्द बनाया जिस प्रकार घर के सदस्य आपस में जुड़े होते हैं वैसे ही प्रकृति के सभी जीव अपने पर्यावरण से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था इस तरीके से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसे इकोलॉजी वर्ड को किसने कॉइन किया। तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने 1870 में किया था। ठीक है, और इसमें हम नेचर सेंटर्ड होते हैं, नेचर के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ थिंकर्स पढ़ते हैं एंड उनकी बुक्स और उनके कोर कॉन्सेप्ट। तो अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट। तो डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी, इसके बारे में अर्नेस्ट हैकेल ने बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आता है कि डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी, ये डीप इकोलॉजी क्या है, ऐसे करके पूछते हैं अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, तो गहन पारिस्थितिकी बनाम उथली पारिस्थितिकी, तो ये आपको याद रखना है। इनकी बुक है द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट, 1973 में आया है। ठीक है, इसके बाद जेम्स लेवलॉक, ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इन्होंने गाया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। तो गाया हाइपोथेसिस 1972 में जेम्स लेवलॉक ने दिया है। ये बोले कि अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये अर्थ को किस तरीके से देख रहा है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से रेगुलेट होते हैं, खुद से रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो जेम्स लेवलॉक ये गाया हाइपोथेसिस दिए 1972 में, आपको याद रखना है। इनकी बुक है गाया अ न्यू लुक एट द लाइफ ऑन अर्थ। अभी तक गाया हाइपोथेसिस आया है कि इसके एक विचारक कौन है, तो ये हो जाएंगे जेम्स लेवलॉक। और इसमें बोल रहे कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है, इसके बाद पीटर सिंगर, इनका एनिमल लिबरेशन
एनिमल राइट्स एंड यूटिलिटेरियनिज्म, मॉरल स्टडीज ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। इसके बाद टॉम रीगन, द केस फॉर एनिमल राइट्स, राइट्स ऑफ मैमल्स एंड नॉन ह्यूमन स्पेसीज। E.F. शुमकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल। तो ये E.F. शुमकर जो है, इन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973 में बुक लिखा और इन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है एंड क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल। तो जो इंडस्ट्री का किस तरीके से स्केल अप किया जा रहा है उसका क्रिटिसिज्म किया है E.F. शुमकर ने। इसके बाद वंदना शिवा, ये इंडियन इकोलॉजिस्ट थिंकर है। इन्होंने स्टेइंग अलाइव हमने कल भी पढ़ा था एंड अर्थ डेमोक्रेसी की बात की है। ये इको फेमिनिज्म, ये पारिस्थितिकी नारीवादी है एंड सीट सोवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, सीट सोवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट एंड इको फेमिनिज्म है वंदना शिवा। तो इसमें से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अर्नेस्ट हैकेल, जेम्स लेवलॉक, E.F. शुमकर, वंदना शिवा हो जाएगा। इसका अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है बट आपको जस्ट रीड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स। अब हम देखते हैं कि शैलो वर्सेस डीप इकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करने की है अर्ने ने इसको, ये जो है नॉर्वेजियन फिलोसोफर है अर्ने नेस, 1973 में पारिस्थितिकी को दो भागों में, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स, तो ये दो भागों में देखे कि एक शैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी। ठीक है, तो शैलो इकोलॉजी में क्या आ जाएगा, ये मानव केंद्रित होता है कि शैलो केंद्रित मतलब उथली पारिस्थितिकी, व्यूज नेचर एज अ रिसोर्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। तो शैलो इकोलॉजी ये क्या किस तरीके का है, इसमें मानव केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड है, जिसमें जो नेचर का रिसोर्स है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, ह्यूमन के बेनिफिट के रूप में देख रहे हैं। फोकसेस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मतलब ह्यूमन बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहे हैं, ये पोल्यूशन कंट्रोल ह्यूमन के लिए कर रहे हैं। और रिसोर्स कंजर्वेशन, अगर हम इसे सुरक्षित भी कर रहे हैं तो ये सोच के कर रहे हैं कि आगे जो हमारी पीढ़ी है वो सेफ रहे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये ह्यूमन सेंटर्ड है, ह्यूमन को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये लाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, उथली शैलो इकोलॉजी, मतलब अल्टीमेटली ये जो है वो इकोलॉजी के ऊपर बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन को ही एक तरीके से बेनिफिट देने का काम कर रहा है, राइट। तो इंसान को सेंटर में रख के ये जो कॉन्सेप्ट आया है इसे हम शैलो इकोलॉजी बोलेंगे। एंड डीप इकोलॉजी क्या हो जाएगा, ये इकोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, ये क्या हो जाएगा, नेचर सेंटर्ड है, रिजेक्ट्स द ह्यूमन नेचर डुअलिज्म, ऑल लिविंग बीइंग्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर यूटिलिटी टू ह्यूमंस। ठीक है, तो डिमांड्स रेडिकल restructuring of human society, reduction in human population and harmony with nature। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इंसान को सेंटर में नहीं रखना है बल्कि हमें नेचर को सेंटर में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें नेचर के लिए काम करना है, राइट। तो डिमांड्स रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, रीस्ट्रक्चरिंग, तो यहाँ पे जो ह्यूमन सोसाइटी है तो उसे रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रही है, वो भी रेडिकल तरीके से। एंड रिडक्शन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो जो मानव जनसंख्या है उसे भी कम करने की बात बोल रहे हैं। एंड हार्मनी विद नेचर, तो नेचर के साथ सामंजस्य बनाना है, हार्मनी के साथ काम करना है। तो डीप इकोलॉजी ये हो जाएगा जिसमें एक्चुअली में इकोसेंट्रिक होगा एंड जो शैलो इकोलॉजी है वो ह्यूमन सेंटर्ड है। तो आई होप ये इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ सी सम एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो शैलो इकोलॉजी क्या हो जाएगा, सेविंग अ फॉरेस्ट सो ह्यूमन कैन गेट टिम्बर एंड क्लीन एयर इन द फ्यूचर। तो जैसे कि मैंने बताया कि तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन बेनिफिट फर्स्ट है एंड देन हमने बाद में मतलब ये बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा कि इकोलॉजी सेव हो जाएगा। बट
जो मेन सेंटर है वो ह्यूमन को रख रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को सेव करते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ह्यूमन को टिम्बर तो मिलेगा ही, लेकिन क्लीन एयर भी मिलेगा जो कि आने वाले फ्यूचर में इंसान को बेनिफिट करेगा। तो ये ह्यूमन बेनिफिट की पहली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डीप इकोलॉजी में सेविंग अ फॉरेस्ट बिकॉज trees, animals and insects have an inherent right to exist even if humans gain nothing from them। तो यहाँ पे नेचर फर्स्ट है, यहाँ पे ह्यूमन फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जंगल को इसलिए बचाना है बिकॉज पेड़ पौधे और जो भी ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी जो है एक इनहेरेंट राइट है टू एग्जिस्ट इन दिस अर्थ, राइट। तो इवन इफ ह्यूमंस गेन नथिंग फ्रॉम देम, तो इससे अगर इंसान को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें ये काम करना है बिकॉज जो ट्रीज है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, इनकी जो इनहेरेंट राइट्स है टू एग्जिस्ट हियर, तो हम उसे सपोर्ट कर सके चाहे इंसान को लाभ हो या ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, डीप इकोलॉजी हो जाएगा जिसमें हम इकोसेंट्रिक बात कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम गाया हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, ठीक है। तो गाया हाइपोथेसिस एंड की थ्योरीज, तो ये PYQ क्वेश्चन है। हु प्रपोज द गाया हाइपोथेसिस, तो अभी हमने पढ़ा जेम्स लेवलॉक ने दिया है 1972 में, डिटेल्ड इन हिज 1979 बुक गाया अ न्यू बुक इट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसका कोर आइडिया है दैट नेम्ड आफ्टर गाया द ग्रीक गॉडेस ऑफ द अर्थ, दिस हाइपोथेसिस व्यू planet Earth as a single self-regulating complex living organism that maintains conditions necessary for life। तो गाया परिकल्पना, ठीक है, गाया हाइपोथेसिस का प्रतिपादन जेम्स लेवलॉक ने किया है। इसमें इनका विचार है कि एक यूनानी देवी गाया का नाम पर यह सिद्धांत पृथ्वी को एक स्वनियंत्रित सेल्फ रेगुलेटिंग जीवित इकाई मानता है, ठीक है। तो यूनानी देवी, ये गाया क्या है, एक यूनानी देवी है जिसके नाम पर ये कॉन्सेप्ट आया है कि जो अर्थ है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग एंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दैट गाया का मानव शरीर उदाहरण, ठीक है। तो जिस प्रकार मानव शरीर तापमान क्या हो जाएगा, जस्ट एज द ह्यूमन बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेट्स टू कूल डाउन व्हेन हॉट, planet Earth regulates its own atmospheric temperature, ocean salinity and oxygen levels to sustain life. Humans are merely one small part of this living body। तो इस अर्थ में क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर, जैसे मानव शरीर जो है वो टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, पसीना बहा देता है, उसी प्रकार क्या, उसी टाइप्स क्या अर्थ ग्रह अपने जो वायुमंडल है, तापमान है, ऑक्सीजन है, उसे खुद से संतुलित कर देता है। तो ये क्या माना है कि ह्यूमन जो है एक स्मॉल पार्ट बस है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है, और जो अर्थ है इसे हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद को क्या कर लेती है, रेगुलेट कर लेती है इस धरती में लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म पढ़ेंगे, इसके पारिस्थितिकीवाद के प्रकार, ठीक है। तो इसमें लाइट ग्रीन इकोलॉजी, आधुनिकतावाद में हल्का हरा। तो ये क्या बोल रहे हैं, बिलीव्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व within current capitalistic structure through green technology, recycling and carbon trading। तो आधुनिकतावादी क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण समस्याओं को हम किस तरीके से खत्म करेंगे, हरित प्रौद्योगिकी, ये जो ग्रीन टेक है और सतत विकास द्वारा सुलझाने का समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास के ऊपर के ऊपर बल दे रहे हैं कि इस तरीके से हम पारिस्थितिकी को क्या करेंगे, बचाएंगे। उसके बाद सोशल इकोलॉजिस्ट, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको एसोसिएटेड विद मरी बुकचिन, ठीक है। बुकचिन आर्ग्यूज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टेम्स
from social hierarchies and domination within human society। तो मरे बुकचीन क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति का दोहन समाज में मौजूद सामाजिक असमानताओं और प्रभुत्व का परिणाम है। तो सामाजिक असमानताएं ये तो है ही, और प्रभुत्व का परिणाम कि डोमिनेशन विद इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो ये समाज वाले किस तरीके से देख रहे हैं कि समाज में असमानता है और प्रभुत्व का परिणाम है कि लोग प्रभुत्व, ठीक है, प्रभुत्व मतलब समझ रहे हो ना, डोमिनेंट लोग जो है वो इसे ख़त्म कर रहे हैं, और जब तक वो मतलब समाज से असमानता नहीं हटेगी तब तक क्या प्रकृति का जो दोहन है वो भी कम नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसे कम करने के लिए पहले हमें सोसाइटी से जो इनइक्वालिटी है, जो डोमिनेशन है, जो हाई क्लास लोगों की, उन्हें पहले ख़त्म करना होगा, तब क्या होगा, पारिस्थितिकी क्या होगा, सेव होगा, ऐसे बोल रहे हैं। एंड उसके बाद हम इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, जिसमें कि की थिंकर वंदना शिवा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कनेक्ट्स द पैट्रियार्कल ऑपरेशन ऑफ वुमेन with the human exploitation and destruction of nature। की थिंकर्स में वंदना शिवा, कैरोलिन मर्चेंट एंड मारिया मिस। ठीक है, तो महिलाओं के उत्पीड़न और प्रकृति के दोहन को जो पैट्रियार्की सोच का परिणाम मान रहे हैं, और इसमें वंदना शिवा एंड कैरोलिन मर्चेंट और मारिया मिस इम्पॉर्टेंट थिंकर रहेगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमी को इकोलॉजी को किससे जोड़ के देख रहे हैं, पैट्रियार्की से जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है, कि महिलाओं के उत्पीड़न और प्रकृति के दोहन को ये किसका सोच है, पैट्रियार्कल सोच का नतीजा है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम अराजकतावाद, इको एनार्किज्म एंड इको सोशलिज्म की बात करेंगे। तो इको सोशलिस्ट आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म इज इनहेरिटेंटली डिस्ट्रक्टिव to nature due to infinite pursuit of profit and growth on a finite planet। तो हरी समाजवादी का तर्क है कि सीमित संसाधन वाली पृथ्वी पर पूंजीवाद की असीमित लाभ की लालसा इसके पर्यावरण का विनाश का जड़ है। और ये कहीं ना कहीं मतलब ये वैलिड भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लेकिन जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो ये जो है वो इनफाइनाइट प्रॉफिट के लिए ये जो इकोलॉजी है उसे क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इसे डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनार्किज्म का थॉट है ये। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करते हैं दैट इसे टर्म को कौन कॉइन किया है। ये अर्नेस्ट हैकेल ने किया है 1870 में। एंड डीप इकोलॉजी के ऑथर हो जाएंगे अर्नेस्ट एंड गाया हिपोथेसिस जेम्स लॉक ने दिया है। एनिमल लिबरेशन का ऑथर पीटर सिंगर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये शुमाकर का है। द केस फॉर एनिमल राइट्स ऑथर टॉम रीगन। स्टेइंग अलाइव ऑथर वंदना शिवा। तो ये क्विक आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टर्म जो है अर्नेस्ट हैकेल आया हुआ है, अर्नेस्ट आया हुआ है, जेम्स लेवलॉक आया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये भी आया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आया ही है। आज वंदना शिवा का भी क्वेश्चन आया है कि ये मतलब थिंकर में आया है कि ये कौन से अप्रोच को सपोर्ट करती है। तो ये इको फेमिनिस्ट अप्रोच की थिंकर है, राइट। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म को भी अभी पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा जो कि कम्युनिटेरियलिज्म, जो मल्टीकल्चरिज्म है वो अप्रोच आपका बचा रहेगा। ठीक है, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम पोस्ट मॉडर्निज्म कर लेते हैं, ये हमारा एक अप्रोच है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उत्तर आधुनिकतावाद से तात्पर्य उस दर्शन से है जो आधुनिकतावाद के दर्शन के बाद जन्मा है। ठीक है, तो रेफर्स टू द फिलॉसफी दैट इमर्ज आफ्टर मॉडर्निज्म। इट इज इनहेरिटेंटली relativist in nature. It did not emerge merely as a reaction or opposition to modernism, but rather grew out of its inadequacies and limitation.
तो पोस्ट सिग्निफाइज आफ्टर और गोइंग बियॉन्ड मॉडर्न बाउंड्रीज। तो ये क्या है कि आधुनिकतावाद के दर्शन के बाद जन्मा। ये दर्शन मूलतः सापेक्षवादी रिलेटिविस्ट स्वरूप है या आधुनिकता की प्रतिक्रिया या उसके विरोध में नहीं, बल्कि इसकी अपर्याप्त और सीमाओं की उपज है। उत्तर का तात्पर्य बाद आफ्टर के संदर्भ में, मतलब ये किसी के अपोजिशन या रिएक्शन में नहीं आया है, बल्कि ये जो पिछले जो भी अभी तक के हमारे अप्रोचेस है उसमें की जो इनएडिक्वेसीज है, जो इनकेपेबिलिटी है, जो लिमिटेशन है, उसको लेके ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो आपको इसका की थीम्स याद रखना है कि इट्स ग्रो आउट ऑफ इट्स इनएडिक्वेसीज एंड लिमिटेशंस। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया है। ये किसी की अपोजिशन और रिएक्शन में नहीं आया, बल्कि ये जो इनएडिक्वेसीज है, जो ऑलरेडी अभी अप्रोचेस है उसमें जो लिमिटेशन है, जो इनएडिक्वेसीज है, उनको ठीक करने के लिए आया है। ठीक है, मतलब ठीक करने के लिए नहीं, मतलब उसके इनएडिक्वेसीज एंड लिमिटेशंस के लिए को बता रहे हैं। एंड ये कोई रिएक्शन या अपोजिशन का नहीं है, जो मॉडर्निज्म है उसका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे PYQ क्वेश्चन कि पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग। तो अर्नोल्ड टॉयनबी यूज द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म in the late 90th, early 20th century context regarding the decline of Western civilization and capitalism। तो ये declining of Western civilization and capitalism, तो 1914 में द हीबर्ट जर्नल में J.M. थॉम्सन के एक लेख में इस शब्द का प्रयोग ईसाई समाज के आंतरिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है इनका, ये डिक्लाइनिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म है। तो इनकी जो ये अर्नोल्ड टॉयनबी ने दिया है लेट 90th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये आपको ये वाली चीज़ें याद रखना है कि ये किसका डिक्लाइन हो रहा है, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म वर्ड आया है जो इनएडिक्वेसीज एंड लिमिटेशन को भी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्निज्म ने समाज में कुछ समस्याएं पैदा की, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसके कारण उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ है, जिसमें विवेक युक्त मनुष्य का एकाकी होना, एकाकी अलोन। ठीक है, तो आधुनिकता ने जिस तर्क संगत मनुष्य को जन्म दिया वह नितांत निजी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से संचालित हो रहा है। तो मॉडर्निटी क्रिएटेड रैशनल इंडिविजुअल्स ड्रिवन स्ट्रिक्ट बाय नैरो पर्सनल पर्सपेक्टिव। इसके बाद साझा व्यवस्थाओं का पतन। तो कोलैप्सिस ऑफ शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो है कोलैप्सिस ऑफ शेयर्ड सिस्टम, तो धर्म, राजनीति और समाज के विश्वास की साझा संस्थाएं क्या है, ध्वस्त हो गई। कि लोग का जो शेयर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ, तो ये भी क्या हो गया, सबका अलग अलग हो गया। इसके बाद साहित्यिक चेतावनी कि W.B. येट्स तथा हेमिंगवे जैसे साहित्यकारों ने आधुनिकता में नैतिक व आध्यात्मिक संकट को रेखांकित किया। तो लिटरेरी फिगर्स लाइक W.B. येट्स एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे हाईलाइटेड द मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ मॉडर्निज्म। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाया गया है। यहाँ पे हम एकाकी को दिखा रहे हैं, नैरो पर्सनल। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग कि नैरो पर्सनल पर्सपेक्टिव, सेकंड है दैट कोलैप्सिस ऑफ शेयर्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद जो लिटरेरी फिगर्स जो है ये मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ मॉडर्निज्म को शो कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके के प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम है, इसके कारण क्या पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म देखते हैं, बहुलता एवं विविधता। तो प्लूरैलिटी एंड डाइवर्सिटी।
तो ये क्या है, ये की ट्रेड्स है ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद अंतिम सत्य का निषेध, ये कोई सार्वभौमिक अंतिम सत्य, ये यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता। ये मतलब किसी एक को फाइनलाइज नहीं करते कि एक ही चीज़ यही जो है वो सही है, यही गलत है, ये नहीं बोल रहे, बल्कि हर एक चीज़ का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। और तो इसलिए हम कभी भी किसी भी चीज़ को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते कि यही सही है, यही गलत है, या कोई भी चीज़ ऐसा, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड प्लूरलिटी इस अभी जो पोस्ट मॉडर्न टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा प्लूरलिटी है एंड डाइवर्सिटी है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव ना कि प्रिस्क्रिप्टिव, तो यह निर्देश नहीं देता कि क्या होना चाहिए, बल्कि स्थितियों का क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। तो ये डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, जो भी अभी की स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसे ये विश्लेषित कर रहा है, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये यूरोसेंट्रिज्म, साम्राज्यवाद, पैट्रियार्की जैसे सभी केंद्रीयताओं को क्या कर रहा है, खंडित करता है, इसे नहीं मानता, क्योंकि पावर जो है अब पूरे डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी के कारण आप हर एक चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे अभी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हित समूह बोलते हैं ना, इंटरेस्ट ग्रुप समूह, वो आए हुए हैं। उन जब वो प्रोटेस्ट करते हैं दैट, तो वहाँ पे भी सरकार को छुपना पड़ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये यूरोसेंट्रिज्म को नहीं मानते, जो साम्राज्यवाद है उन्हें नहीं मानते। तो जो भी मेन अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेन जो भी अप्रोचेस थी वो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, बल्कि अब जो है हम चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से देख रहे हैं, हर एक चीज़ों को, क्योंकि ये निर्देश नहीं दे रहा है, ये समझने का कोशिश कर रहा है कि आज के टाइम में इतना चेंजेस कैसे, राइट। क्योंकि पहले का टाइम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना अभी का टाइम है, तो इसीलिए ये प्लूरलिटी जो डाइवर्सिटी है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को नहीं मान रहे हैं, एंड ये डिस्क्रिप्टिव है ना कि प्रिस्क्रिप्टिव, एंड ये कोई भी एक चीज़ को सेंट्रिक नहीं बना रहे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक एग्जाम्पल कि विद्यार्थी को समझिए कि आधुनिकतावाद जो मॉडर्निज्म है एक ही परम सत्य, वन यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये बोलता है कि सत्य अनेक है और संदर्भ पर निर्भर करते हैं, दैट मल्टीपल ट्रूथ्स रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं, कोई भी एक वन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जो कि हम मॉडर्निज्म में बात करते हैं। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में हम बात करें कि मल्टीपल ट्रूथ्स रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसके बाद हम मेजर पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के बारे में देखें, जिसमें फ्रांस लियोटार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर रहेगा। आपको याद रखना है कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स में कौन आ जाता है, तो फ्रांसवा लियोटार्ड, ठीक है। तो ज्ञानोदय, कालीन उपलब्धि और विवेक की क्षमता पर सवाल उठाए। इन्होंने संवेगात्मक और अविवेकी तत्वों की भूमिका को क्या किया, रेखांकित किया, ठीक है। तो द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979, इस बुक को उत्तर आधुनिकतावाद की क्या माना है, एक बाइबल माना है। पोस्ट मॉडर्न, तो ये बुक आपको याद रखना है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979, अधि आख्यान इन क्रीडुअलिटी टूवर्ड्स मेटा नरेटिव्स, तो अधि आख्यानों के प्रति अविश्वास। तो लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकतावाद को महाआख्यानों, अधि आख्यानों के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित किया, जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद और ज्ञानोदय का प्रगतिशील ढांचा। इसके बाद भाषा खेल, लैंग्वेज गेम्स, लियोटार्ड ने भाषाई प्रभुत्व और ज्ञान के विविध रूपों को समझने के लिए लैंग्वेज गेम वर्ड का यूज़ किया। तो लैंग्वेज गेम वर्ड इसे यूज़ कौन किया, फर्स्ट थिंग फ्रांसवा लियोटार्ड, एंड सेकेंड किस कॉन्सेप्ट में, पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद ज्ञान का माल, जिन्स के रूप में रूपांतरण, तो कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज को किस तरीके से देख रहे हैं, एक कमोडिटी बना दिया गया है, इसे भी एक व्यापार की तरीके से
देख रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान उत्पादन बिक्री और विनिमय एक्सचेंज के लिए किया जा रहा है। ज्ञान का नियंत्रण ही भावी राजनीतिक व वैश्विक संघर्ष का जो कि स्रोत होता है, राइट। तो यहाँ पे जो नॉलेज है उसे भी इस नॉलेज है उसमें भी कमर्शलाइज किया गया है, तो उसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंकर जैक डेरिडा आ जाएंगे। जैक डेरिडा, इनका डिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, और इनके जनक भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिकंस्ट्रक्शन, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट का अर्थ स्थिर नहीं होता, पाठक अपने संदर्भ में उसका अर्थ निकालता है, लेखक का दृष्टिकोण अंतिम नहीं होता। तो ये डिकंस्ट्रक्शन इनका मेन कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहे हैं कि अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो जिन्होंने उस बुक को लिखा है और जो पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच भी ये अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। पाठ्य अपने संदर्भ में उसका अर्थ निकालता है, मतलब वो अपने कॉन्टेक्स्ट में देख के करता है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो बुक तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में उसे डिफाइन करोगे, उसे अपने तरीके से देखोगे, ठीक है। तो ये विखंडनवाद में बात कर रहे हैं, डिकंस्ट्रक्शन, जो जैक डेरिडा ने दिया है टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म। इनका बुक है ऑफ क्रोमैटोलॉजी 1967। इन्होंने विखंडनवाद का मूल आधार प्रस्तुत किया, ठीक है। द एंड ऑफ बुक्स एंड द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग्स, तो पुस्तक का अंत और लेखन की क्या हुआ है? शुरुआत। प्लेटो का फॉर्मेसी पाठ, जो टेक्स्ट है के अर्थ के विखंडन और पुनर्वाक्य के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि जैक डेरिडा कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं? रिकंस्ट्रक्शनिज्म दिए हैं, जिसमें बोलते हैं कि हर एक का दृष्टिकोण अलग है, हर एक का जो देखने का नज़रिया है अलग अलग होता है, इसीलिए हम जो पाठ पुस्तक है वो स्थिर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी आप याद रख सकते हो, और ये याद रखने कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद मिशेल फूको ने पावर, नॉलेज एंड डिसिप्लिन के अंतर संबंधों का गहन अध्ययन किया। तो ये आपको रखना है, पावर, नॉलेज एंड डिसिप्लिन, ये कौन बता रहा है? मिशेल फूको। किस कॉन्टेक्स्ट में? टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, सत्ता का सघन जाल क्या है? कैपिलरी माइक्रो पावर। बायोपॉलिटिक्स, जैव राजनीति, तो बायोपॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंटालिटी, ज्ञान का पूर्वतत्व और वंशानुक्रम। तो आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो ये आपको याद रखना है कि सत्ता और ज्ञान पृथक नहीं है। तो ये जो सत्ता और ज्ञान है वो पृथक नहीं है। ज्ञान का निर्माण सत्ता के संबंधों के द्वारा होता है और सत्ता ज्ञान के माध्यम से संचालित होती है। तो ये अलग नहीं है बल्कि ये रिलेटिव है, ठीक है। इसके बाद सत्ता का सघन जाल, तो कैपिलरी माइक्रो पावर जो है वो सत्ता किसी एक चीज़ पे केंद्रित नहीं है, लाइक राजा या स्टेट में निहित नहीं है, बल्कि ये पूरे सामाजिक ढांचे में किस तरीके से फैला है। जैसे मानव शरीर में क्या है, सेल्स पूरे बॉडी में फैली है, उसी तरीके से सामाजिक ढांचे में केशिका की तरह फैली है क्या चीज़? सत्ता का सघन जाल। तो पावर जो है पूरे समाज में एक कैपिलरी की तरह फैली हुई है, ये किसी एक स्टेट या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि पूरे समाज में स्थापित है। इसके बाद बायोपॉलिटिक्स, जैव राजनीति, बायोपॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंटालिटी, तो ये आधुनिक राज्य जनता के शरीर, जीवन और स्वास्थ्य पर क्या नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है। तो बायोपॉलिटिक्स, जैव राजनीति, आधुनिक राज्य जनता के शरीर, जीवन और स्वास्थ्य पर नियंत्रण स्थापित करता है। ज्ञान, इकोलॉजी एंड जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो आपको ये माइकल फुकोल्ट का ये याद रखना है कि पावर, नॉलेज एंड डिसिप्लिन, एंड जो की कॉन्सेप्ट है दैट नॉलेज इज पावर, कैपिलरी माइक्रो पावर, दैट माइक्रो जो है वो पूरे समाज में कैपिलरी की तरह फैला हुआ है, एंड बायोपॉलिटिक्स, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है माइकल फुकोल्ट का। इसके बाद इनकी बुक्स, मेजर बुक्स आ जाती है, जिसमें मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये 5 बुक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद की थिंकर्स
एक क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का टेबल। ठीक है, तो हमने जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, तो ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इनके मेन बुक है जो 1979 में आई थी, एंड इनका की कॉन्सेप्ट है देन इनक्रेडुअलिटी टूवर्ड्स मेटा नरेटिव्स। तो जो मेटा नरेटिव्स है उन्हें ये इनक्रेडुअलिटी करते हैं कि मेटा नरेटिव्स को ये नहीं मान रहे। उसके बाद जैक डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में ये डीकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं। माइकल फ्यूकोल्ट हमने अभी देखा, डिसिप्लिन एंड पनिश इनकी बुक है 1975 में। माइक्रो पावर एंड प्रेजेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगेन माइकल फ्यूकोल्ट का द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966। एक्योलॉजी ऑफ नॉलेज बेंजामिन आर बार्बर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात की, ये पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रॉबर्ट ए डाल ये मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं 1960 में, डेमोक्रेसी एंड एम्पिरिकल एनालिसिस। कॉल पॉपर का द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरियनिज्म 1957 में, क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, इसके बाद एलन आरबॉल, ये जो है इम्पॉर्टेंट की थिंकर्स है ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जॉन आर ल्यूकास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फिलॉसफी। एरिस मारियन यंग का जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, तो ये इंक्लूजन एंड डिफरेंस थ्योरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें कि पोस्ट मॉडर्निज्म अधिव्याख्यान जो मेटा नरेटिव्स है के रूप में परिभाषित किसने किया, तो ये जियो फ्रांसवा लियोटार्ड, अभी हमने देखा। उसके बाद मिशेल फुकोल के अनुसार सत्ता केवल शीर्ष राज्य के नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होती। फुको का मानना है कि सत्ता समाज की संपूर्ण संरचनाओं में केशिका के समान बिखरी है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्ता केवल शीर्ष, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये समाज के ये माइक्रो पावर की बात करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये जैक डेरिडा का बुक है जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शनिज्म दिया है। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, कल से हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे, कन्फ्यूशियस एंड प्लेटो। सो थैंक यू।